आप अपना सीट ग्रहण कीजिए। नमस्कार। आम आदमी पार्टी की टाउन हॉल विद श्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित रहे, हमारा सबका यहां पर मनोबल बढ़ा है, इसके लिए हम सब आपके लिए कृतज्ञ हैं। यहां पर हम आज इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे और एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दिल्ली में अरविंद जी ने एक काया पलट काम किया है। टेक्सटाइल इकोनॉमी सर वही है, जो इकोनॉमी भी टेक्सटाइल की होगी, बिजनेस भी टेक्सटाइल के बारे में ही चर्चा करेंगे आज। और साथ साथ में जो भी समस्याएं हैं टेक्सटाइल के, उसके बारे में हमारे गोपाल जी आपसे प्रश्नोत्तरी करेंगे, प्रश्न लेंगे, फिर उसके बाद आदरणीय केजरीवाल जी उसका उत्तर देंगे। सबसे पहले आप सबको यहां पर निमंत्रित करते हुए मुझे बहुत आनंद है कि अपने साथ दिल्ली और देश में एक काया पलट करने वाला एक सीएम, एक आम आदमी आपके समक्ष उपस्थित है। और आम आदमी की सब समस्याएं, साथ साथ जो बिजनेसमैन की सब समस्याओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं आप सबकी तरफ से, मजुरा की विधानसभा की तरफ से और हमारे सब प्रत्याशियों की तरफ से मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को स्वागत करता हूं और विनती करता हूं कि आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ आपको सर बताऊंगा। नहीं, गोपाल में प्रश्नोत्तरी करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा प्लीज। यहां सबसे बड़ी समस्या टेक्सटाइल मार्केट्स में सर एक अशांत धारा करके एक डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, जिससे लैंड या बिजनेस के जो प्रीमाइसिस है ट्रांसफर करना, रेंट पे देना या किसी को बेचना, ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला मामला हो गया है। ये क्या होता है कि जब आप ट्रांसफर भी करना है, किसी को रेंट आउट भी करना है, तो उसको 3-4 परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन कैसे? पहले पुलिस की परमिशन लीजिए, उसके बाद वो कलेक्टर ऑफिस में जाएगा, कलेक्टर ऑफिस के बाद फिर उन लोगों को एक ऑर्डर देंगे, फिर वो पुलिस कमिश्नर में जाएगा, फिर वो कलेक्टर में जाएगा, उसके बाद आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। और एक एक व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लाख रुपए लगते हैं एक टेक्सटाइल व्यापारी को अपना प्रीमाइसिस रेंट भी करना है। तो ये समस्या है। साथ साथ में सर जहां जहां पर ये एक्ट लगा हुआ है वो लिमिटेड एरियाज में पुलिस स्टेशन के विस्तार में लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग वैसे हैं कि जो अपना मकान भी नहीं बेच पाते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया में जो हिंदूस है वो नहीं बेच पाते हैं। और ये जो एक्ट जो है बिना सोचे समझे इन्होंने इंप्लीमेंट किया, और वो भी पर्टिकुलर एरियाज में इंप्लीमेंट किया, जिससे सबको असुविधा है। साथ साथ में जो लोग बेचना चाहते हैं उसके लिए एक करप्शन का पैसा देना, वो तो एडिशनल बर्डन हो गया है। तो ये एक चीज है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप थोड़ा एड्रेस करें। साथ में सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आज समस्या है पेमेंट डिफॉल्ट का। बहुत सारे लोग यहां से माल बेचते हैं, करोड़ों रुपए का माल बेचते हैं। कि मैंने कल बहुत सारे विस्तारों में गया था, टेक्सटाइल मार्केट्स में भी गया था, वहां पता लगा कि साल का 500 से 700 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट होता है और वो भाग जाते हैं माल लेके। तो उसके लिए हमने कहा कि एक पेमेंट गारंटी इंश्योरेंस स्कीम हम लोग डिवाइस किया यहां पर। ये मुझे लगा कि ये मेजर प्रॉब्लम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। तो हमने कहा कि भाई एक माइंडस्क्यूल ऑफ अमाउंट पेमेंट करने के बाद आप इंश्योरेंस कर दो इस चीज को, जैसे एलसी ओपन करते हैं सर अपन, उसी तरह उनका पेमेंट गारंटी हो जाएगा। उसके बाद जो उनकी जो लायबिलिटीज है, यदि वो पेमेंट नहीं करते हैं तो एक ऐसे ही कोई एस्टैब्लिशमेंट करेंगे सरकार की तरफ से, यदि हम सत्ता में आते हैं
तो जिससे उनकी पेमेंट गारंटी भी होगी और वो बैंक भी इनका लीगल इश्यूज है उसका टेक केयर करेगा। ये एक बड़ी समस्या है सर। और तीसरा है सर कि यहां पर गारमेंट हब इन्होंने प्रॉमिस किया था। ये पूरा जो चेन में यान से लेके समझ लीजिए यहां से चिप्स भी बनते हैं रिलायंस में, चिप्स से लेके उसके बाद यान हो गया, फिर टेक्सचराइजिंग हो गया, फिर वीविंग हो गया, उसके बाद कपड़ा बना, उसका डाइंग प्रिंटिंग सब कुछ हुआ। उसके बाद ट्रेडर क्या करता है कि उसको वैल्यू एडिशन करने के बाद बेचने के लिए समस्या है। तो टेक्सटाइल में अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम यहां पर एक गारमेंट हब बनाएंगे, लेकिन गारमेंट हब आज तक नहीं बनी। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसके बारे में भी कुछ आप सोचें। और एमएसएमई का सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एमएसएमई की जो बेनिफिट्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलता नहीं है। एमएसएमई की जो बैंक गारंटी के बिना जो लोन की इन लोगों ने कहा था कि 2020 के बाद, वो इनको सुविधा मिली नहीं है। उनको जबरदस्ती वो एडिशनल कोलेट्रल लेने के बाद ही उनको देना पड़ रहा है। वो एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जीएसटी का। जीएसटी में सर ऐसा है कि यहां पर जब जीएसटी के बारे में जब जीएसटी कपड़े पे लगा था, यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद उन लोगों ने लॉलीपॉप पकड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक उसका कोई निराकरण नहीं आया। साथ साथ में उसमें इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया, यहां पर रोज उठो मतलब यहां पर रेड हो गया और टेक्सटाइल ट्रेडर्स को परेशानी करना है। उसके अलावा इनके पास कोई ना जीएसटी की कोई किस तरह उसका सरलीकरण करेंगे उसका कोई इनके पास प्रावधान नहीं है। और बहुत सारे यहां पर टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो है वो पेरेंट्स भी है सर यहां पर। तो उनका भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो इनकम है, उनका इनकम कम हो गया और स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई तो वो लोग बेचारे वो पे नहीं कर पा रहे। और ऊपर से यदि वो पेमेंट के बारे में कुछ बोलते हैं तो उनको बोला जाता है हम आपको रस्टिकेट कर देंगे, आप चले जाओ इधर से। वो बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने भी चलाया था, लेकिन सब टेक्सटाइल ट्रेडर्स है वो लोग, तो उनका भी एक आपको समाधान निकालना पड़ेगा। धन्यवाद सर। एंड आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, आज अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए आए हैं। तो आप सबका फिर एक बार आपका सबका आह्वान करते हुए मैं विराम करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी गोपाल भाई एड्रेस करेंगे। સૌનું આ ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ સાથેના સંવાદ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત છે। ના એ તો હું ખાલી સવાલ જવાબ માટે જ ઊભો થયો છું। આજે જે કાંઈ સાથી મિત્રો અહીંયા પધાર્યા છે એમને ટેક્સટાઇલના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારી મિત્રો અને વ્યવસાય સાથે અન્ય રીતે જોડાયેલા મિત્રો જે અહીંયા પધાર્યા છે એમને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી સાથે ડાયરેક્ટ વાતચીત કરવા મળે એ માટે બધાએ પ્રશ્નો લખીને આપ્યા છે। એ પ્રશ્નો મેં બધા વાંચ્યા પછી મોટાભાગના જે એક જ પ્રકારના પ્રશ્ન હોય જીએસટી કે બીજા બાબત એને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા છે। હું કેટલાક સાથી મિત્રોનું નામ બોલીશ, એ લોકો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી સાથે વાતચીત કરશે। આપણી સાથે સૌથી પહેલા છે ભાગચંદ અગરવાલ છે, એમને માઇક આપજો। ભાગચંદ અગરવાલ 84 થી છે, એ એમની વાત રજૂ કરશે। नमस्कार सर, हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो फ्रॉड व्यापारी यहाँ से जो चीटिंग करके जाते हैं उनके विषय में अभी भाई साहब ने बताया, उसके बारे में विचार किया जाए। धन्यवाद। ત્યાર પછી લલિત કુમાર જૈન છે, વેસુથી છે, એ પોતાનો પ્રશ્ન રજૂ કરશે। લલિત કુમાર જૈન। नमस्कार सर, मैं श्याम मार्केट से हूँ, कोटी बेगमवाड़ी से, और भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आया हुआ हूँ सर ये इस एरिया में जो आसान धारा लगाई हुई है उसके बारे में मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप ये सोल्यूशन ला के दीजिए। दूसरी बात, जो जीएसटी में जो विसंगतताएं बनी हुई है उसके बारे में सोल्यूशन दीजिए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो अभी समझो कि भाई अलग अलग तरीके से आज मान लो लगाने के लिए परमिशन दे दी जाती है, फिर 2 साल के बाद में नए नए नियम लगाए जाते हैं, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि भी आप इसके बारे में कोई सोल्यूशन होते। धन्यवाद सर। ત્યારબાદ શ્રી હેપી અગ્રવાલ છે,
તેઓ મજૂરાથી આવ્યા છે, એ પોતાની વાત રાખશે. ઓલમોસ્ટ બધા વેપારી મિત્રોની એક જ પ્રકારની રજૂઆતો છે. એપી અગ્રવાલ, આપો એમને. हेलो, नमस्ते सर. हेलो, मेरा मेन इश्यू इसके अंदर यही है, अगर कोई डिफॉल्ट होता है उसके लिए कंप्लेंट भी अगर है ना व्यापारी लिखवाने जाता है तो उसको पुलिस के वहां से कोई एक पर्टिकुलर एफआईआर नहीं मिलता. खाली ये बोलते हैं कि हम लोग आपका सॉल्यूशन करेंगे. तो उसके बाद क्या होता है, मतलब वो धीरे धीरे कुछ भी चलता रहता है. एफआईआर एक पर्टिकुलर एफआईआर नहीं लिखी जाती. थोड़े दिन बाद क्या होता है, जिस व्यापारी के ऊपर अपन केस करना चाहते थे वो उल्टा केस करता है कि मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं. तो उस चक्कर में जिस व्यापारी का पैसा फंसा हुआ है वो खुद भी नहीं चाहता कि वो आगे कुछ उसके ऊपर केस करे, क्योंकि वो उल्टा फंस जाता है कि पुलिस उनको वापिस परेशान करती है कि अगर कुछ भी अपन ने करा तो फिर अपन उल्टा करेंगे. वही मेन इश्यू है. આમ તો બધા મિત્રોના પ્રશ્ન એક સમાન જ છે. બે મિત્રોનો આપણે ચાન્સ લઈએ. એન્જિનિયર રવિકુમાર શેઠિયા છે, કામરેજથી વધારે છે, હાજર છે? ના હોય તો એમના પછી વિનોદભાઈ પંચારિયા છે, 84. હા, એન્જિનિયર આપો, રવિકુમાર. नमस्कार सर, जय जिनेन्द्र. रवि जैन, बाड़मेर, सूरत. सर ये था, बाकी सवाल जो उन्होंने पूछ लिए जैसे एमएसएमई के रिगार्डिंग वगैरह. एक चीज ये था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है मार्केट इंडस्ट्रीज में, मिल्स में वगैरह. तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफी हाई आते हैं. तो ऐसे मॉडल भी डेवलप हो सकते हैं कि पूरा तो इसको जीरो नहीं कर सकते, तो इसको 1/3 लेवल पे ले जा सकते हैं. ऐसा मॉडल मेरे पास भी है और हमने कई जगह हम लोग इंडस्ट्री पे पर्सनल लेवल पे ट्राई कर रहे हैं. यदि आपकी जनता का सपोर्ट रहा तो हम इसको और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को काफी मिनिमाइज कर सकते हैं. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन है सर मनोज केजरीवाल. विधायक सर, माइक दीजिए. છે કે નહીં? છે, આગળ આવ્યો. हेलो. मेरे अपने सगे छोटे भाई का नाम भी मनोज केजरीवाल है. नमस्कार सर. सर जैसे अभी हैप्पी भाई ने कहा कि व्यापारी का कोई पैसा डूब जाता है, कोई लेके भाग जाता है, वो व्यापारी पुलिस के अंदर जाता है, पुलिस एफआईआर नहीं करती है. एकदम सही बात है. वो व्यापारी त्रस्त है एकदम कि अगर मैंने एफआईआर कर दी तो उल्टा वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो बात हो जाती है. सर यहाँ सर इस तकलीफ से गुजर चुका हूँ. तकलीफ भी होती है कि मेरा पैसा मैं मांग रहा हूँ और मेरे को नहीं मिल रहा, मैं हैरेसमेंट हो रहा हूँ. तो सर इसका निवारण होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है. सर व्यापारी अपना दिन और रात बीवी बच्चों को छोड़ देता है व्यापार के लिए, पैसा कमाने के लिए. सर मैं जब सूरत आया था, मैं 15 साल मेरे माँ बाप को छोड़ के आया था. यहाँ पैसा कमाया, डूबा भी, परंतु मेरा उसका कोई निवारण नहीं निकला. सर आज वो पैसा खाया हुआ बंदा यहाँ घूमता है, तकलीफ होती है. सर उस चीज का निवारण होना चाहिए. છેલ્લે હા બોલો, આપો એમને. हेलो. यस सर. सो सर मैं एक स्टूडेंट काउंसलर हूँ एंड एवरी डे मैं मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को काउंसिल करता हूँ. मेरा एजुकेशन रिलेटेड सवाल है कि आज के युवा, मतलब हम लोग 50 से 60 लाख रुपए लोन उठा के पढ़ाई करते हैं. आई डिड माई MBA फ्रॉम कैनेडा एंड आई केम बैक एंड राइट नाउ आई एम काउंसलिंग स्टूडेंट्स. सो सवाल ये है कि हम 50-60 लाख रुपए लगा के आज अगर हम जॉब मांगने जाते हैं तो हमें 20,000 की जॉब नहीं मिलती. और स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स, अभी आपकी पार्टी का काम हमने दिल्ली में देखा है, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम हमारे देश के लिए कुछ कर पाए. आई केम बैक फ्रॉम कैनेडा कि मैं अपने इंडिया में कुछ कर पाऊं अपने देश के लिए, लेकिन हमें ना जॉब मिल पाती है, ना हमें उस लेवल की ग्रोथ मिल पाती है, ना पकड़ मिल पाती है, ना पावर मिल पाती है कि हम कुछ कर पाए. और यहाँ देखा जाए तो दूसरी पार्टीज की इतनी ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस है कि वो किसी को भी ऊपर आने नहीं देते. तो ये चीज का हमें एक सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से कि जो यूथ है, जो यंग है, आज 1000 बच्चों को मैं काउंसिल करता हूँ, उनके दिमाग में एक ही सवाल होता है
कि हम फ्यूचर में इंडिया लेके क्या करें। 1000 बच्चों में से 800 बच्चों को कनाडा, यूएसए, अमेरिका जाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको इंडिया में ग्रोथ नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इंडिया में रह के इंडिया के लिए कुछ करें, और उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर। थैंक यू। થેન્ક યુ સો મચ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જીતુભાઈ સુરાણા છે, ત્યારબાદ આપણે આ સેશન પૂરું કરીએ, આગળ વધારીએ. જીતુભાઈ હાજર છે? જીતુભાઈ સુરાણા છે? આભાર. सर नमस्कार. हम 2017 से एक पेरेंट्स एसोसिएशन चला रहे हैं, सूरत पेरेंट्स एसोसिएशन. शिक्षा को लेके एक एक्ट आया था 2017 में, जिसमें कहा गया था कि सूरत मतलब गुजरात की जमीन पर जितनी भी स्कूलें हैं उसका फीस 15 से 30 हजार रुपया होगा. और ये मेरी बात पर्सनल हमारे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री चुड़ासमा जी से बात हुई थी सर. तो हमने काफी आंदोलन किया कि कहीं न कहीं जाके कोई इफेक्ट आएगा और शिक्षा में कुछ सुधार होगा. लेकिन उसके बनिस्पत एक एफआरसी फीस रेगुलेटरी कमेटी खोली गई, जो एक तरह से जैसे शब्द का यूज नहीं हो, आप समझ सकते हो, वो एक केंद्र बन गया मीडिएटर का कि यहां से वहां आगे पीछे किया जाए. और जो फीस जस्टिफाई नहीं होती थी, कम होती थी, उसको उल्टा बढ़ा दिया गया. शिक्षा के अंदर में इतना व्याभिचार, इतना भ्रष्टाचार है. यहाँ मेरे मित्र 100 लोग बैठे हैं जिनको पेरेंट्स को मैं साथ लेके आया हूं यहाँ पे. सर इनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं. कमाई कम हो गई, पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को. अब तो स्कूलों की गुंडागर्दी यहाँ तक पहुंच गई है. ये मैं इतना खुला बोल रहा हूँ, मेरी बात पहुंचेगी, मेरे ऊपर एक्शन हो सकता है. मैं जहां तक समझता हूं मेरे साथ कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, लेकिन मैं आज जोखिम लेके बात कर रहा हूं. ये लोग फीस नहीं भर पाते हैं और इनके बच्चों को रेस्टिकेट किया जाता है सर. ये है शिक्षा का मॉडल. यहाँ पे मेरी बात अगर ऊपर तक पहुंचती है तो ये सुधार करेंगे, वरना यहाँ से जैसे अभी एक भाई ने बोला, बच्चे निकल के कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा से वहां की शिक्षा अच्छी भी है और सस्ती भी है और वहां पे रोजगार की गारंटी भी है. तो हम किस तरफ जा रहे हैं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके हम लोग खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स खड़े हैं और यहाँ पे इतने व्यापारी खड़े हैं. और जो चीजें हैं, बहुत लोग खुल के बोल नहीं पाते हैं सर, बहुत लोग नहीं, क्योंकि बहुत दबान भी होता है सर. तो हमें उम्मीद है इस बार अगर आप आएंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा, वरना जो लिखा वो हमारे साथ होगा, हम उसके लिए तैयार है भुगतने के लिए सर. एलसी दी गई है हमारे बच्चे को, गौतम 25 एलसी आई है और स्कूल वाले इतनी ये असमय यानी कि जुवेनाइल एक्ट 75 में संचालक को सजा होनी चाहिए, उनके विरुद्ध केस होना चाहिए. उनके विरुद्ध कोई नहीं होता है. जब हम कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं नहीं भाई स्कूल वाला बहुत ताकतवर, हम उसके सामने नहीं लड़ सकते. ये तो हमारे सरकारी अधिकारियों का बयान है. मैं एक बार, मेरे मित्र गौतम खड़े हैं, वो अपनी कथा करनी सुनाएंगे. 2 मिनट सर, 1 मिनट खाली. नमस्कार सर. जैसे कि वैसे ज्यादातर तो सुराना जी ने इस बात को क्लियर कर दिया. मेरी बच्ची को एलसी दिया गया बीच में, ये बोल के कि फीस आपने नहीं भरी. फीस का मुद्दा गवर्नमेंट लेके आई थी 2017 में कि भाई आपको 15, 25 और 27 फीस आपकी प्राइवेट स्कूलों की होगी. वो मुद्दा आगे पब्लिक में चला गया. उसके बाद किसी ने कोई सुनवाई नहीं है. स्कूल बोलता है एफआरसी में जाओ, एफआरसी बोलती है डीओ में जाओ, डीओ बोलता है कहीं जाओ. डीओ तो साफ बोलता है मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है. मेरे को तो है, मैं एलसी लेके गया हूं, मैं धक्के खा रहा हूं 1 हफ्ते से. मेरी बच्ची घर पे बैठी है, वो रोज सवाल पूछते पापा मैं कब जाऊंगी, पापा मैं कब जाऊंगी. मैं स्कूल में 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूं. मैं उनको बोला भाई आप फॉरवर्ड डेट का लेके इसको आप कंप्लीट कर दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है. कोई भी कुछ भी सुनवाई नहीं है. कहीं पे मैं जा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं है. बोले तेरे पे जो होता वो कर लो. वो टारगेट करते हैं. हम लोग 2000 पेरेंट्स थे, जो आगे आता है उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं. सुराना जी के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसके बाद मैं आगे आया, मेरे खिलाफ कर दी. जो आगे आएगा उसके खिलाफ उसका एक्शन हो जाएगा. स्कूल बोलता है बोले तुम पे जो होता है वो करो, प्रशासन बोलता है हमें कुछ नहीं पता. થેન્ક યુ સો મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે કાર્યક્રમને આપણે આગળ વધારીએ. માનનીય પીવી શર્મા સાહેબને વિનંતી કરીશ આગળ વધારે. धन्यवाद. आप सबने अपनी अपनी समस्याओं का निदान के लिए
अपने आदरणीय केजरीवाल जी से निवेदन किया और हम सब उनको सुनना चाहते हैं, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूं श्री केजरीवाल साहब से। भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ पे पधारे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 27 साल से तो भाजपा है यहाँ पे, उसके पहले कांग्रेस थी। कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, सरकार ने कभी आपसे ऐसे आमने सामने बातचीत करी आपकी समस्याएं जानने के लिए? धमकाते हैं बस, कभी आज तक बातचीत नहीं करी। ये पहली बार हो रहा है। पिछले 6 महीने से मैं गुजरात आ रहा हूं। आज हम टेक्सटाइल के ओनर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ बात कर रहे हैं। कई सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमने अलग अलग मुद्दों पे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाके जनता के साथ बातचीत करी, उनकी समस्याएं समझने की कोशिश करी कि क्या समस्या है, तभी तो समाधान निकलेगा। आज जिस तरह से हम इस चुनावी कैंपेन के अंदर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपकी समस्याएं समझ के उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को वादा है कि जब सरकार बनेगी तो सरकार भी ऐसे ही चलेगी, बातचीत के जरिए, जैसे चुनाव चल रहा हम लोगों का। जैसे चुनाव के दौरान आपसे बातचीत कर रहे हैं, वैसे ही चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद आपसे बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और जैसे वो लोग चुनाव के पहले भी आपसे बात नहीं करते, वो चुनाव के बाद भी आपसे कभी बात नहीं करते। तो मैं सीधे सीधे मुद्दों पे आता हूं। सबसे पहली चीज है, जिस समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। वो समाज गरीब ही रहेगा, वो समाज अमीर नहीं बन सकता। अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा, बिना डर के करेगा। आज आप लोगों ने यहां, इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। पता नहीं कितने आप में से कितने लोगों के नोटिस वोटिस आ जाएं, रेड वेड हो जाए, है कि नहीं है? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है इन्होंने, ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल हमारा एक कार्यकर्ता नीचे सड़क के ऊपर रेडी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी, तो रेडी पे खाते खाते उसने पूछा, किसको वोट दोगे भैया? बोले भाजपा। फिर बैठ गया, वो वहां पे स्टूल पड़ा था, स्टूल पे बैठ के खाने लगा, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद रेडी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं। सो उसने पूछा, भाई भाजपा क्यों बोला? बोला सर आप शक्ल से भाजपा वाले लग रहे थे, मैंने सोचा मारोगे मेरे को। बताओ, एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं। क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा जी? मैं तो अब ये कह रहा हूं कि सड़क पे ये जो सर्वे करने वाली कंपनियां आ रही हैं पूछने लोगों से, जितने भाजपा बोल रहे हैं वो वोट झाड़ू को देने वाले हैं। और देख लेना, कुछ चमत्कार ही होने वाला है इस बार, परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आपका डर खत्म करूंगा मैं। हमारी सरकार बनेगी, निडरता से काम करना, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी का कुछ छीन के खा रहे हैं क्या? अपना काम कर रहे हैं, 24 घंटे खून पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी
मनोज केजरीवाल जी ने कहा 18 साल से इन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा था, माँ बाप को छोड़ के और यहाँ पे काम करने आए। और उसके कितने लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के 24 घंटे मेहनत करते हैं कि 2 पैसे कमा जाए, और उसके बाद ये इतनी गुंडागर्दी करते हैं। इस गुंडागर्दी से सबसे पहले मुक्ति दिलाएंगे, आप खुल के काम करना। सम्मान देंगे आपको। मैं बहुत बड़े बड़े व्यापारियों से मिला, सब कहते हैं जी जिंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन जैसी ये सरकारें हैं, सरकारें ऐसे करती हैं जैसे कोई हर व्यापारी चोर हो, इस तरह से ट्रीट करती हैं। टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी, ये भी, वो भी ऐसे करते हैं जैसे कोई चोर हो। एक व्यापारी 24 घंटे मेहनत करके अपने घर के बच्चों के लिए पैसे कमाता है, उसमें से टैक्स देता है, दान पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, समाज को पालता है। तो सबसे पहले आपको डर दूर करेंगे, दूसरा आपको पूरी तरह से सम्मान, तरह तरह से सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि हमें गर्व है, देश को गर्व है आपके ऊपर। रेड राज बंद करेंगे। दिल्ली में बंद कर दिया रेड राज, कोई इंस्पेक्टर रेड मारने नहीं जाता, किसी डिपार्टमेंट का कोई इंस्पेक्टर किसी को नहीं भेजते हम। मेरा अपना यह मानना है, ये जितने रेड मारने जाते हैं, ये कोई व्यापारी से टैक्स लेने नहीं जाते, ये अपने लिए, अपना घर भरने के लिए जाते हैं, वसूली के लिए जाते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा जी, 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी, उस टाइम दिल्ली का 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था। फिर हमने सारी रेड बंद कर दी। मेरे को कई अफसरों ने कहा जी ये रेड मत बंद करो, ये व्यापारी चोर हैं, ये टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा भरोसा रखो, व्यापारी खुद मन मर्जी से टैक्स देना चाहता है, वो चाहता है सरकार तंग ना करे। आज भाई साहब 75,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया मेरा 7 साल के अंदर बिना रेड के। तो आपकी सारी रेड बंद, कोई इंस्पेक्टर आपको तंग करने के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा अब निकल के आई कि पैसे की धोखाधड़ी। माल ले जाते हैं और पैसा नहीं आता, पूरा का पूरा पैसा लुट जाता है, पैसा फंस जाता है। बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने सुने हैं कि ऐसी कई पार्टियां आई, 4-5 महीने तो अपनी गुडविल बना लेती हैं मार्केट में, पहले 2 करोड़ का काम किया, फिर 4 का किया, और फिर एकदम से 20 करोड़ का काम करके और सारा सामान लेके और गायब हो जाती है मार्केट से। होता है कि नहीं होता ऐसे? और कई लोग इस तरह से डूब चुके, उनका सारा पैसा फंस चुका। इसके लिए स्पेशल कानून लेके आएंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे इसके खिलाफ। अभी 1-2 सुझाव तो आए कि उसमें क्या होना चाहिए। आपकी एफआईआर भी होगी, आपको परेशान भी नहीं करेंगे, और केवल कोरी एफआईआर से आपको अंत पंत में आदमी को एफआईआर थोड़ी चाहिए, अंत पंत में तो अपना पैसा चाहिए वापस, है ना? तो एफआईआर भी होगी और पैसा भी वापस दिलाएंगे आपको आपका। और ये पेमेंट की प्रॉब्लम केवल सूरत की या गुजरात की नहीं है, पूरे देश की है। जितने व्यापारी हैं, मैं तो व्यापारी समाज से आता हूं, जितने व्यापारी हैं सब इस पेमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं गुजरात के लोगों के साथ मिलके, सूरत के लोगों के साथ मिलके एक नया ऐसा कानून लेके आएंगे जो शायद पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा, पूरे देश के लिए इस समस्या का समाधान निकल सकता है। आज व्यापारी के सामने सबसे बड़ी समस्या पेमेंट की धोखाधड़ी की है। इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे और आपकी पेमेंट आपको दिलाएंगे। 5वीं चीज, सूरत को गुजरात का नहीं पूरे देश का गारमेंट हब बनाएंगे। एक नया इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा। उसमें आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सुविधाएं सरकारी तौर पे इन द सेंस की, मान लो टैक्स ब्रेक्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स है, वो भी दिए जाएंगे, और सारी फैसिलिटीज भी बना के देंगे। अभी मेरे को पता चला मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में आप काम करते हैं, वहां ना पानी है ना सीवर है, बुरा हाल है आप लोगों का। इसको सारे को मॉडर्नाइज करेंगे, पूरी सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। आपको पानी भी देंगे, सीवर भी देंगे, बत्ती भी देंगे, सस्ती बत्ती भी देंगे, सारी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि हजारों बच्चों को रोजगार मिल सके, खूब प्रोडक्शन हो सके और देश को डॉलर के रूप में एक्सपोर्ट इनकम भी हो सके। छठा, एमएसएमई का बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलता। आप अगर लोन लेने जाते हो तो कोलेटरल मांगा जाता है। तो एक तो सबको एमएसएमई का बेनिफिट भी दिलाएंगे
और अभी जो 25 लाख रुपए की लोन की लिमिट है उसको 1 करोड़ रुपए लोन की लिमिट किया जाएगा। 7वां जीएसटी। जीएसटी से बहुत सारी परेशानियां हैं, जीएसटी के रेट से परेशानी है, उसको हम केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे। और जीएसटी को लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, उसको सिंगल विंडो बना के इसको, वो हमारे हाथ में है। जीएसटी के रेट तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे वो हमारे हाथ में है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप लोगों को जीएसटी को लागू करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है, भ्रष्टाचार है, उसको खत्म किया जा सके। 8वीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो अभी मैंने कहा आप लोगों का बिजली, पानी, सीवर, ये सारा इसका इंतजाम किया जाएगा। 9वां बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसको बिजली के रेट आप लोगों के लिए सस्ते किए जाएंगे। और 10वां, दिल्ली में हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जितनी भी सरकार की सर्विस है, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, दिल्ली में हमने कई सारे सरकारी महकमों में ताला लगा दिया है कि अब यहां आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076, ये दिल्ली से ही काम करता है, ये यहां से काम नहीं करेगा। आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम हो, आपको कोई लाइसेंस लेना है, आपको किसी भी तरह का काम है, आप 1076 पे फोन करो, वहां से आवाज आती है जी आपको क्या काम है, आप अपना काम बता दो। फिर वो कहता है जी आपको, आपका ये काम करने के लिए मैं आपके घर कितने बजे आऊं। आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके घर आके आपका काम करके जाएगी। आप अगर कहते हो जी मैं तो लेट आता हूं दफ्तर से, रात को 10 बजे आना, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार से एक अफसर आपके घर आके आपका काम करके जाता है। किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं, दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन ना कर सके उसके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है। इसको गुजरात में भी लागू करेंगे। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, फलो फूलो, यही हम चाहते हैं। आप फलोगे तो देश तरक्की करेगा, और आप अपना धंधा छोड़ के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटोगे तो देश भी कैसे तरक्की करेगा। ये सरकारी दफ्तरों को भूल जाना, एक बार हमारी सरकार बनेगी, आप चिंता मत करना, सरकारी दफ्तरों को हम संभाल लेंगे, आप अपना धंधा संभालना। अब 2 बातें और आई। एक तो सुराना साहब ने फीस की बात करी और उनके साथ कई सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है सुराना साहब, सारे स्कूल खराब नहीं है प्राइवेट, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है। कानून के मुताबिक कोई भी स्कूल, जितने स्कूल होते हैं ना, ये कानून के मुताबिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये उससे कमाई नहीं कर सकते। कोई भी स्कूल आपकी फीस से कमाई नहीं कर सकता, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हमने दिल्ली में, हमारी सरकार बनी, हमने दिल्ली के सारे स्कूलों का ऑडिट करवाया, फाइनेंशियल ऑडिट। और आपके जान के ताज्जुब होगा, नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन अपने मन में सोच लेना, देश के जितने बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, किसी के पास 40 करोड़ की एफडी, किसी के पास 60 करोड़ की एफडी, पैसे कमा एफडी करा के बैठे हैं, उससे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाए जा रहे हैं, और आपके बच्चों की फीस पे फीस बढ़ाए जा रहे हैं। ये तो गैर कानूनी था। आपको यह भी जान के ताज्जुब होगा, हमारी सरकार जब ऑडिट खत्म हो गया, कई स्कूलों से हमने एफडी तुड़वाई और बच्चों की कई सालों की फीस वापस करवाई। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। आज तक इतने बड़े बड़े स्कूल, आप मन में जो भी स्कूल सोच सकते हो सोच लो, उन स्कूलों ने अपने बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे वापस करे हैं। ऐसा हुआ है इस देश के अंदर, नहीं तो कौन स्कूल वापस करता है पैसे। कभी लाइब्रेरी फीस, कभी डेवलपमेंट फीस, कभी पिकनिक फीस, कभी ढिमका फलाना ढिमका फीस पे फीस लेते रहते हैं ये लोग। तो एक ये करा, और उसके बाद हमने ये कर दिया, भाई कोई भी फीस अगर बढ़ानी है तो आप सरकार से परमिशन लोगे। 7 साल से दिल्ली में किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दी हमने आज तक।
गौतम साहब ने कहा कि उनकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया। तो दो चीज है सुराना साहब, एक तो सारे गुजरात के लोगों को कह दो हमारी सरकार बनवा दें, अगले 5 साल तक किसी प्राइवेट स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने देंगे, ये मेरी गारंटी है। और दूसरा, गौतम साहब जैसे जितने लोग हैं जिनके बच्चों को इन्होंने गुंडागर्दी करके स्कूल से बाहर कर रखा है, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सारे बच्चे स्कूल के अंदर होंगे। एक आपका नाम याद नहीं है, पीछे सरदार जी बैठे हैं, करण भाटिया साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई। ये इस देश के युवा का दर्द है। इस देश, आप तो किस्मत वाले हैं, आपके पिताजी के पास पैसे थे, आप 30-40 लाख रुपए देके कनाडा से पढ़ाए। लेकिन इस देश की अधिकांश युवा जो हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं। उनके पिताजी के पास पैसे भी नहीं है, वो तो कनाडा भी नहीं जा सकते। लेकिन उनके भी सपनों को पर लगाने का काम सरकार का है, उनके भी सपने पूरे करने का काम हमारा है। दिल्ली के अंदर हमने एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार किया। ऐसा नहीं कि सब कुछ अचीव कर लिया, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। लेकिन हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर तैयार करनी है कि हमारे बच्चों को कनाडा, अमेरिका और वो अभी वो जो देश है जहां वॉर चल रहा है, यूक्रेन में बताओ, मेडिकल करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं हमारे बच्चे। हमारा देश कितना बड़ा देश है, कितना तरक्की कर चुका, और हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लेके आएंगे इस देश के अंदर, और दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया। दिल्ली के अंदर सबके लिए एजुकेशन फ्री कर दी हमने, सब अमीर हो या गरीब हो, सबकी एजुकेशन फ्री है। और शानदार एजुकेशन कर दी, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूल शानदार बना दिए। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हो रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, कॉलेजेस अच्छे बनाने हैं, अच्छे अच्छे शानदार कॉलेजेस बनाने हैं, और ऐसी व्यवस्था करनी है कि हमारे बच्चे कनाडा जाने के बजाय कनाडा के बच्चे अब इंडिया आने लगे पढ़ने के लिए। अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिल्ली के अंदर हम 11वीं क्लास से बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। हमने बच्चों के अंदर कूट कूट के भर दिया 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कि मैं बड़ा होकर नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा, नौकरी देने वाला बनूंगा। तो वो बच्चे, उनको हम सारी चीजें, सारी पढ़ाई कराते हैं, उनको नए नए आइडियाज देते हैं कि कैसे मेरे को बिजनेस करना है। 9वीं 10वीं क्लास से उसको ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि मैं बड़ा होकर क्या बिजनेस करूंगा। और अगर सारे बिजनेस करने लगेंगे तो एक एक बच्चा बड़ा होकर 3-3 4-4 लोगों को तो नौकरी देगा। तो हमें इस किस्म का माहौल तैयार करना है। लेकिन इस किस्म का माहौल तैयार करने के लिए पहले अपने जितने लोगों को हम चुनते हैं, आज मैं गोपाल इटालिया जी से बात कर रहा था, वो बता रहे थे भाई पहले मंत्री तो पढ़े लिखे हों तभी तो। अब अगर हम ऐसे मंत्रियों को चुनेंगे, ऐसे एमएलए को चुनेंगे जो खुद अनपढ़ है, तो वो क्या आपके लिए स्कूल बनाएगा। इनसे मैं बात कर रहा था, एक इनके पास लड़का आया गोपाल के पास, उसने आके इनका हाथ पकड़ लिया, कहता भैया आपको वोट दूंगा। तो उसने कहा क्यों, इतना क्यों वो हो रहे हो। तो उसने कहा जी ये जो अपना एमएलए है लोकल, इसके पास एक बारी मैं काम कराने गया, 2 घंटे बिठाया उसने। मैंने पूछा क्यों बिठाया, कहता ये तू लेके आया, ये इंग्लिश में है, मेरा इंग्लिश पढ़ने वाला जब आएगा तब। तो यार हम ये नहीं कह रहे इंग्लिश कोई बहुत अच्छी भाषा है या, लेकिन ऐसे लोगों को तो मंत्री को तो अंग्रेजी तो पढ़नी आनी चाहिए, हिंदी तो पढ़नी, चलो अंग्रेजी नहीं गुजराती तो पढ़ ले कम से कम, ऐसा तो हो कम से कम अपना मंत्री। पढ़े लिखों को वोट दो, ईमानदार लोगों को वोट दो। अभी तक 27 साल में आप लोगों के पास कोई वो नहीं था, मौका नहीं था। पहली बार ऊपर वाले की कोई कृपा हो रही है कि ऐसा जबरदस्त माहौल बन गया। सारे लोग मिलके इस बार बदलाव करो, नई सरकार लेके आओ, मिलके तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों,
माननीय सीएम साहब के पास मैंने परमिशन मांगी 10-15 मिनट के लिए। जो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े समाज हैं, मजूरा विस्तार में रहते हैं, वो सब आदरणीय केजरीवाल साहब का सम्मान करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं गजेंद्र जी, राजपुरोहित बंधु समाज, एक एक करके आइएगा, मैं सबका नाम लूंगा, सबका सम्मान आप कर सकेंगे। आप आराम से बैठिए, आप ज्यादा सबको एक एक करके करेंगे। બધા સાથી મિત્રોને વિનંતી છે થોડીવાર શાંતિથી આપણે બેસીશું અને સુરતથી જે અલગ અલગ સમાજના અગ્રણી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે એ બધા મંચ ઉપર આવી માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કેજરીવાલ સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરશે। શ્રી રાજપુરોહિત બંધુજી છે સ્ટેજ ઉપર પધારશે ઝડપથી। ત્યારબાદ શ્રી અગ્રા બંધુજી સ્ટેજ ઉપર પધારશે, અગ્રા બંધુ। ત્યારબાદ શ્રી જૈન બંધુ સુધા અને ગણેશ નાહટા। બધાને વિનંતી છે કે થોડીક ઝડપ રાખીશું આપણે। માનનીય શ્રી રાજપુરોહિત બંધુ, આગ્રા બંધુ, જૈન બંધુ, તેલુગુ સમાજ, પ્લીઝ હલો 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 પ્લીઝ શાંતિ રાખીએ, પ્લીઝ પ્લીઝ આવી જાઓ। પછી આવી જાઓ, મનોજભાઈ કોર્ડિનેટ કરો, પ્લીઝ આવી જાઓ, ઝડપથી આવીશું આપણે। દરેક મિત્રો શાંતિ રાખે પ્લીઝ। મનોજભાઈ પ્લીઝ થોડીક આપણે ઝડપ રાખીશું। બધાને નમ્ર વિનંતી છે ઝડપ રાખવા માટે। ખૂબ ખૂબ આભાર। તેલુગુ સમાજના જે વડીલો હાજર હોય એ મંચ ઉપર આવે માનનીય સીએમ સાહેબનું સન્માન સ્વાગત કરવા માટે। ત્યાર પછી ઉત્તર પ્રદેશ મિત્ર બંધુ શ્રી અરુણ શર્મા અને એમની ટીમ મંચ ઉપર પધારે માનનીય સીએમ સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરવા માટે। ત્યારબાદ શ્રી અગ્રવાલ બંધુ લકી, થોડો સહકાર આપીશું આપણે, થોડો સહકાર। સ્પીડ આવે નકર ગડબડ થઈ જાય। તમે ત્યારે સેલ્ફી નહીં લે, તમે અહીંયા જ ઉભા રહો। શર્મા સાહેબ, બધાને વિનંતી છે કે થોડું आप रोक लो सब। ત્યારબાદ શ્રી અભિષેક ગોયલ, શ્રી વિનોદજી અગરવાલ ઓડિયા સમાજમાંથી તેમજ માલધારી સમાજ અને પેરેન્ટ એસોસિએશનના જે કાંઈ સાથી મિત્રો છે બધાને વિનંતી છે કે માનનીય સીએમ સાહેબનું સન્માન કરશે। સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર।